फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि जो सेक्शन 240 है ना, कंपनी एक्ट 2030 का, पहले 1956 होता था लेकिन अब एट प्रेजेंट 2013 है। कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक कंपनी की बात करें तो क्या होंगी, एक बैलेंस शीट होगी जो एंड में बनाते हैं हम ईयर खत्म होने के, एक स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, जो इक्विटी में जो चेंजमेंट आता है वो मतलब एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होगी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई 1% कंपनी जिसको एक ही पर्सन मैनेज करता है या साइज में बहुत छोटी कंपनी या डोरमेंट मतलब निष्क्रिय कंपनी है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, वो इससे एग्जेम्प्ट है। फिर कहता है कि जो सेक्शन 129 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट है उसको क्या चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सेक्शन 133 में उनको फॉलो करे। ठीक है, और जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट क्या है, जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में मतलब डिस्क्राइब किया गया है एंड P&L को बनाने के लिए जो पार्ट 2 में डिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल 3 के। तो मतलब पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में P&L। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो प्रेजेंट करेंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब भी कंपनी की मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, उनको शेयर होल्डर के सामने अप्रूवल के लिए। ऑडिटर की रिपोर्ट है और जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है वो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगी। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली हमें पता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कहता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी किसी फॉरेन कंपनी की तो वो अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है कंसोलिडेशन के लिए अपने अकाउंट्स को अपने देश से मतलब हमारे देश से बाहर उस देश में। ठीक है, फिर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहता है कि जो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट है ना वो बताता है प्रोविजन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो अप्लाई होंगे। देखो, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मतलब जो भी कंपनी वगैरह है उनकी समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके बारे में बताता है। तो कहता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं कंपनी के लिए बनती है जिनकी नेट वर्थ किसी भी साल में 500 करोड़ या उससे ज़्यादा रही हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो, टर्नओवर मतलब सेल्स, और जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो उस कंपनी को क्या करना होगा, कम से कम 2% है ना अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का वो CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च करना होगा। एंड नोट्स अगर स्पेंड नहीं करती है तो उसका एक्सप्लेनेशन और रीज़न है ना डायरेक्टर की रिपोर्ट में देना होगा, मतलब डायरेक्टर को देना होगा और डायरेक्टर उसको रिपोर्ट में देगा। क्योंकि जो कंपनी होती है उसे एक CSR कमेटी बनानी होती है जिसमें कम से कम 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर होंगे, जिनमें कम से कम एटलीस्ट एक डायरेक्टर है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जो कमेटी है ना वो बनाई जाएगी तो उसमें क्या होगा, कब बनाओ। ठीक है, एक पॉलिसी जो भी है उसको, जो भी CSR पॉलिसी है वो बनाओ और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करो उनके अप्रूवल के लिए। ठीक है, जो भी खर्चा वगैरह आप कर रहे हो उसकी अमाउंट को मतलब दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ताकि रिकमेंडेशन वगैरह में मिल सके। CSR पॉलिसी को मॉनिटर करो टाइम टू टाइम। जो भी CSR एक्टिविटी ली जा रही है रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सेक्शन के अकॉर्डिंग ये चेक करो। जो कंपनी है वो किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से ही बनी हो अगर, ठीक है, चैरिटेबल मतलब जो सोसाइटी के वेलफेयर वगैरह के लिए बनी हो। अब बात आती है CSR एक्टिविटी जो स्पेसिफाई की गई हैं 7th में, शेड्यूल 7 में क्या है। देखो, गरीबी को और भूखमरी को हटाना, एरेडिकेट करना मतलब रिमूव करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल फीमेल में कोई डिफरेंस ना हो, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। ठीक है, जो मलेरिया है उसको कंट्रोल करना, जो अलग अलग प्रकार के डिजीज़ है उनको कंट्रोल करना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ठीक है, जो सोशल बिजनेस ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना, जो PM रिलीफ फंड है या कोई भी अदर स्पेशल टाइप का फंड है उसको सपोर्ट करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। अब है शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनाने के लिए और P&L बनाने के लिए। तो जो शेड्यूल 3 है वो बताता है कि बैलेंस शीट और P&L बनाए जाएंगे। और जो शेड्यूल 3 है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को नहीं बना सपोर्ट करता जो हम बनाते थे अभी तक, ये वर्टिकल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये परमानेंस के ऑर्डर में प्रिपेयर होती है। देखो, पार्ट 1, ठीक है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी का नाम आएगा, बैलेंस शीट किस तारीख को हम बना रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर जो एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड है और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। क्योंकि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में
तो करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा दोनों लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो भी लायबिलिटीज़ है वो आएंगी, देन हमारी असेट्स आएंगी। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझेंगे। आपको ये फॉर्मेट याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये 99% आता ही है, या तो ये या P&L का बैलेंस विद इमेजिनरी फिगर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये याद होगा ना, देन आप इसको आसानी से भर सकते हो कोई भी अमाउंट डाल के। बस हमें इनका बैलेंस सेम करना है, टोटल लायबिलिटीज़ का एंड असेट्स का। ओके, अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको फर्म की बैलेंस शीट में और कंपनी की बैलेंस शीट में डिफरेंस बताती हूँ। देखो, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो तो शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है, जबकि जो फर्म की बैलेंस शीट है उसके लिए तो ऐसा कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी फॉर्मेट नहीं है। जो फिगर्स होते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों लिए जाते हैं, जबकि फर्म की बैलेंस शीट में सिर्फ हम करंट ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं, प्रीवियस ईयर के को नहीं। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में प्रिपेयर होती है, जबकि फर्म की बैलेंस शीट हम परमानेंस में भी और लिक्विडिटी में भी किसी भी ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में होती है एंड फर्म की बैलेंस शीट हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है, जिसे हम टी शेप बोल देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम के एक्सप्लेनेशन से पहले हम समझेंगे कि कौन से आइटम कंपनी की बैलेंस शीट में करंट असेट्स में आते हैं, कौन से करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो देखो, कोई भी एसेट्स है उसको हम करंट कहेंगे जब ये सेटिस्फाई करती है कोई भी क्राइटेरिया। एक तो ये एक्सपेक्ट मतलब हम ये आशा कर रहे हैं कि ये ना कैश में रिलाइज हो जाएगी या सेल हो जाएगी या कंज्यूम हो जाएगी कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब 1 ईयर में। इसको हमने मेनली रखा है ट्रेडिंग पर्पज़ से, मतलब परचेज सेल पर्पज़ से। ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि रिलाइज हो जाएगी 12 मंथ्स में रिपोर्टिंग डेट के। ठीक है, और जितनी भी एसेट्स होंगी इसके अलावा वो सारी हमारी नॉन करंट एसेट्स होंगी। जो एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है द टाइम, ये टाइम होता है एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड, तो जो भी ऑपरेट मतलब जब आपने असेट्स को खरीदा और जब ये कैश में रिलाइज हुई उसके बीच का जो पीरियड होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ठीक है, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड नहीं पता हो तो ड्यूरेशन हम 12 मंथ्स लेके चलते हैं। अब बात आती है लायबिलिटीज़ की कि कौन सी लायबिलिटी है वो हमारी करंट असेट्स में आएंगी। तो वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेटल हो जाएगी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, जिसको प्राइमरी हमने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रखा है, ट्रेड करने के, और जो कहता है कि मतलब 12 मंथ्स के अंदर हम सेटल कर देंगे रिपोर्टिंग डेट के। और इसके अलावा जितनी भी लायबिलिटी बचती है वो हमारी नॉन करंट होती है। जो एक रिसीवेबल होता है ना उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, मतलब जो हमने गुड्स बेचे थे उसके कारण जो क्रिएट होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें हमारे डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल आता है। ठीक है, और ट्रेड पेबल मतलब पेबल मतलब ट्रेड पेबल जो गुड्स परचेज किए थे उसके कारण होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं। अब बात आती है कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा P&L का अलोंग विद असेट्स। पहले तो क्या होता था कि जब हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे तो हम P&L का बैलेंस दिखा देते थे असेट्स में, लेकिन अब जो शेड्यूल 3 है उसमें है ना डेबिट बैलेंस और P&L को हटा दिया गया है और इसको एज ए नेगेटिव बैलेंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। अब है मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, बोरोइंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन जो भी रिलेटिंग होते हैं हमारे बोरोइंग से, वो अमोर्टाइज किए जाते हैं लोन के पीरियड के दौरान। लेकिन जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, बोरोइंग वगैरह है, वो स्पेशल नेचर के आइटम होते हैं और उन्हें हम ना राइट ऑफ नहीं करते। मतलब वो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के क्राइटेरिया से बाहर है। इन आइटम को अमोर्टाइज किया जाता है जो बेनिफिट का पीरियड होता है नॉर्मली 3 से 5 साल में। ठीक है, गाइडेंस दी गई है नोट, मतलब जो भी गाइडेंस है ना वो शेड्यूल 3 में इशू की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कि जो भी अमोर्टाइज पोर्शन होता है, जो भी ऊपर एक्सपेंसेस बताए गए हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस के रूप में अदर करंट या नॉन करंट एसेट्स में। वो डिपेंड करता है उनके पीरियड में। अगर वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में अमोर्टाइज हो जाते हैं, मतलब 12 मंथ्स में तो अदर करंट एसेट्स में, अगर नहीं होते हैं 12 मंथ्स के बाद होते हैं तो अदर नॉन करंट एसेट्स में क्लासीफाई किया जाएगा। हमें आगे दे रखा है हमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताया कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं उसी साल जिस साल वो अराइज हुए, इनकर्ड हुए। ठीक है, फिर बात आती है एक्सप्लेनेशन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। तो सबसे पहले आता है उसमें शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में जो भी हम इशू शेयर्स में हमने पढ़े वो सारे टर्म आ जाते हैं। शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब इसमें आती है हर क्लास ऑफ शेयर्स, तो इसमें आएंगे नंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर जो ऑथोराइज किए गए हैं, फिर जो इशू किए गए, सब्सक्राइब किए गए, फुल्ली पेड एंड जो फुल्ली पेड नहीं किए गए, फिर पार वैल्यू पर शेयर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग
मतलब 5 साल, जिस दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई ना उससे पहले के 5 सालों का मतलब आएगा इसमें कि फॉर द पीरियड 5 ईयर, जो बिल्कुल पहले हैं जिस दिन हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है वो। इसमें आएंगे एग्रीगेट नंबर एंड द क्लास ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए गए हैं एज फुल्ली पेड, किसमें सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। फिर इसमें एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स आएंगे जो अलॉट किए गए हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर्स की फॉर्म में, और ये होता है मतलब जो कैश में रिसीव हुए हैं। फिर एग्रीगेट नंबर ऑफ क्लास ऑफ शेयर्स जो हमने ब्रॉड कर लिए बैक मतलब बाई बैक ऑफ शेयर्स वाले आ जाएंगे इसमें। फिर जो भी कॉल अनपेड रह गई हैं, ठीक है, मांगी गई थी लेकिन अब तक पेमेंट नहीं हुई है तो हम उनको डिडक्ट कर देते हैं सब्सक्राइब कैपिटल से। फिर फॉरफिटेड शेयर्स, फिर आता है मेन एड रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सारे प्रकार के रिजर्व आ जाते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। फिर इसमें आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, जब भी कोई कंपनी है, ठीक है, ग्रांट कर देती है शेयर ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज़ को या अदर शेयर होल्डर को। देखो जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है, ये एक फॉर्म होती है एम्प्लॉय कंपनसेशन की, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना उन्हें ऑफर मिलता है अप्लाई मतलब अन ऑप्शन टू अप्लाई एंड उन्हें अलॉटमेंट ऑफ कंपनी शेयर मिल जाता है एक फ्यूचर डेट को एक स्पेसिफाइड प्राइसेस पर, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर जब कंपनी के शेयर ऑफर किए जाते हैं किनको, एम्प्लॉय को एज ए कंपनसेशन, ठीक है, वो होता है ये। ओके, ये मतलब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर और अदर रिजर्व्स, ठीक है, वो सब आ जाएंगे इसमें। और सरप्लस, सरप्लस क्या हो जाएगा, ये हो सकता है डिविडेंड का, बोनस शेयर्स का रिजर्व जो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें आता है बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, जब भी हम डिविडेंड बांट देते हैं, बोनस शेयर ट्रांसफर इन करने के बाद का जो भी पैसा बचता है वो हमारा सरप्लस होता है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो एप्रोप्रिएशन के बारे में तो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अकाउंट में हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं, ना कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। फिर आते हैं कि जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली इन्वेस्ट किए जाते हैं वो फंड कहलाते हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिकली हमने मार्क कर दिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या बन जाएंगे फंड। फिर जो डेबिट बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, उसको हम नेगेटिव बैलेंस की तरह दिखाते हैं सरप्लस में। पहले तो क्या होता था कि जब हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते तब तो हम P&L को है ना उसमें असेट साइड दिखा देते थे, लेकिन अब रिजर्व एंड सरप्लस में उसको हम नेगेटिव बैलेंस की तरह दिखाते हैं। अब जो भी मनी रिसीव होती है शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में, तो शेयर वारंट्स क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो क्या करते हैं विच गिव द होल्डर, जो होल्डर जिसके पास वो शेयर वारंट होता है उसे राइट दे देता है कि वो कुछ इक्विटी शेयर खरीद सकता है, ठीक है, जो भी मतलब स्पेसिफाई किए गए हैं बाद में कभी भी। जो अमाउंट रिसीव होते हैं शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में वो इंक्लूड की जाती है शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है, एज दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, की उनको ना इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक स्पेसिफाइड डेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, ठीक है। तो शेयर वारंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो कहता है कि अगर कोई कंपनी है वो उसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, लेकिन जब अलॉटमेंट की डेट है वो बैलेंस शीट बनाने के बाद है, ठीक है, तो जो ये एप्लीकेशन मनी होगी ना पेंडिंग अलॉटमेंट, तो कहता है कि और वो पार्ट जो रिफंडेबल नहीं है वो हम इस ऐड में दिखाएंगे। रिफंडेबल कौन सा होगा, जिसको हमने कोई शेयर इशू वगैरह नहीं किए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, लॉन्ग टर्म में बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, बैंक या अदर लायबिलिटीज़, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स मतलब जो पेबल होते हैं फ्यूचर में। तो टैक्सेबल इनकम डिफरेंट होती है अकाउंटिंग इनकम से। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जो बेस होती है टैक्स लॉ पे, जबकि अकाउंटिंग इनकम डिटरमाइन की जाती है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, जो भी मतलब एक इंटरप्राइज की होती है। फिर जो अकाउंटिंग इनकम होती है वो रिपोर्ट की जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ द इंटरप्राइज में। और आज के टाइम में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना के चलते हैं। तो जो डिफरेंस होता है ना अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में, वो हमारा डेफर्ड टैक्स कहलाता है। अब बात आती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब आती है जब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, जर्नल है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, करंट टैक्स अकाउंट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। फिर बात आती है बोरोइंग्स, जिनको हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बांटा। सिक्योर्ड मतलब जिनके लिए कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी हो, अनसिक्योर्ड मतलब जिनके लिए कोई भी गिरवी मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। इसमें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मतलब ट्रेड पेबल, अदर्स, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग है 12 महीने से ज़्यादा के लिए। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो प्रोविज़न जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया जाए, कोई भी प्रोविज़न है जो एक्सपेक्ट है जो मैच्योर होगा 12 महीने के बाद, उसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविज़न मानते हैं। और ये जो प्रोविज़न होते हैं मैच्योर हो जाते हैं विथ इन 12 मंथ्स
और इनको क्लासीफाई करते हैं हम, जो मतलब 12 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएंगे वो शॉर्ट टर्म, और जो 12 महीने के बाद होते हैं वो लॉन्ग टर्म, और ये अदर्स मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग हो। करंट लायबिलिटी मतलब जो ड्यू हो जाती है 12 महीने के अंदर अंदर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्लासीफाई किया गया है जो लोन्स रीपेबल है डिमांड पे बैंक से, अदर पार्टी से, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल जो ड्यू होंगे 12 महीने के अंदर। फिर अदर करंट लायबिलिटी में जो अमाउंट है ना उसको क्लासीफाई किया जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट एक्यूर्ड हुए लेकिन मतलब ड्यू नहीं हुए बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्यूर्ड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फिर इसमें बता रखा है एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो इसमें ये बता रखा कोई कंपनी है वो इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर्स पे हाफ ईयरली 30 जून को और 31 दिसंबर को, और कंपनी है ना अपने अकाउंट्स बना लेती 31 मार्च 2012 को। तो अगर जो इंटरेस्ट ड्यू है ना इन डिबेंचर्स पे वो 31 दिसंबर 2011 तक, वो अनपेड है 31 मार्च 2012 तक, तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट एक्यूर्ड एंड ड्यू। और लेकिन जो अगर इंटरेस्ट है जो मतलब डिबेंचर्स पे 1 जनवरी 31 मार्च 2012 को, वो हमारा क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक तो ड्यू नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट एक्रूड होगा लेकिन ड्यू नहीं माना जाएगा। इसके अंदर आते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, ड्यू हो गई है रिफंड के लिए, या इंटरेस्ट एक्रूड देर ऑन जो दिखाया गया अदर करंट लायबिलिटीज़ में, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट एक्रूड देर ऑन अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, अदर पेबल लाइक एज आउटस्टैंडिंग अकाउंट इन एडवांस, ये सब। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो अमाउंट उसको क्लासीफाई किया जाता है प्रोविज़न जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए होता, मतलब जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेबल प्रपोज डिविडेंड ये सब। फिर है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डाउटफुल मतलब जो डाउट में अभी भी, तो डिबेंचर आते हैं ना उनको हम फुल वैल्यू से दिखाते हैं करंट असेट्स में, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है ना उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ऐड के अंदर दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक बात बताते हैं कि लायबिलिटी और प्रोविज़न में डिफरेंस होता है। अगर कोई अमाउंट है जो पेबल है फ्यूचर में और उसकी फिगर फिक्स है तो वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए कोई सैलरी है मंथ के लिए 50,000 वो आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, वो डेफिनेट हो गई। लेकिन कहता है कि जो लायबिलिटी है वो सर्टेन ना हो, ठीक है, तो वो एक प्रोविज़न हो जाता है। प्रोविज़न और रिजर्व में भी डिफरेंस है। तो रिजर्व का मतलब होता है जो एक इकट्ठा मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्रिएट करके चलता है और जिसको हम यूज़ करते हैं अननोन लायबिलिटीज़ के लिए, लॉसेज के लिए। प्रोविज़न वो अमाउंट होती है जो किसी नॉन लायबिलिटीज़ के लिए होता है, ठीक है, जो फिक्स होता है, जो हमें पता है कि मतलब वैसे तो अनसर्टेन होता है लेकिन हमें पता है लायबिलिटी ये है, ठीक है, जैसे डाउटफुल डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। फिर आती है नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल को भी इसने बांट रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह ये सब। इंटेंजिबल मतलब जिनको छू नहीं सकते, गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर वगैरह। इसमें मैस डेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूज़पेपर के नाम वगैरह, मैगजीन वगैरह जो प्रिंटेड हैं फर्स्ट पेज के टॉप पर। माइनिंग राइट्स हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, रेसिपीज, फार्मूलाज, मॉडल वगैरह, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये होती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो है ना 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करते हैं हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इनको बाद में बांट देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब भाई जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है या हम मतलब फ्यूचर में अर्न करना चाहते हैं, रेंट वगैरह, ठीक है, जो यूज़ हो प्रोडक्शन के लिए या गुड्स वगैरह की सप्लाई के लिए या कोई भी बिजनेस के पर्पज़ के लिए या जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसकी सेल के लिए। इसमें और भी आते हैं जैसे मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे की इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब। फिर जो भी इन्वेस्टमेंट कैरिड की जाती है, ठीक है, एट कॉस्ट, उसको सेपरेटली हम लिख देते हैं बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन देयरफॉर, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ आइटम है वो भी डिस्क्लोज करना जरूर है। एक तो एग्रीगेट अमाउंट क्योटेड इन्वेस्टमेंट की और उनकी मार्केट वैल्यू। अब बात आती है क्योटेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जिनके प्राइसेज है ना वो लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बेस, ठीक है, सेकेंडरी एक्सचेंज पे, सेकेंडरी मार्केट में। फिर दूसरा इसमें एग्रीगेट अमाउंट आते हैं अनक्योटेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है। एग्रीगेट प्रोविज़न आता है, ठीक है, फॉर डिमिनिशिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिमिनिशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। फिर है डेफर्ड टैक्स असेट, तो डेफर्ड टैक्स असेट्स आती है कम इन फॉर व्हेन जब अकाउंटिंग इनकम है ना वो कम होती है टैक्सेबल इनकम से, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से। इसीलिए जो टैक्स अथॉरिटी होती है उन्हें अलो होता है कि ये जो लॉसेज है इनको डिडक्ट कर दे उस साल में जिस साल में ही अराइज हुए हैं, ठीक है। इसीलिए जो प्रोविज़न होते हैं वो बनाए जाते हैं एंटिसिपेटेड बैड डेब्ट्स के लिए, और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उन अलो होती हैं ओनली एक्चुअल बैड डेब्ट्स। फिर है इसकी जर्नल एंट्री ऐसे पास होगी कि स्टेटमेंट P&L डेबिट होगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स भी डेबिट होगा और प्रोविज़न फॉर टैक्स क्रेडिट होगा। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को बांटा गया है
कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटीज़, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, इनको सेपरेटली क्लासीफाई किया, सिक्योर्ड कंसिडर, अनसिक्योर्ड कंसिडर, गुड, डाउटफुल। जो अलाउंस होता है ना बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, एडवांसेस के लिए, वो डिस्क्लोज किया जाता है रिलीवेंट ऐड के अंदर। जो लोन एडवांसेस होते हैं जो ड्यू होते हैं डायरेक्टर के द्वारा और अदर ऑफिसर्स के लिए वो आते हैं। फिर है नॉन करंट असेट्स। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, अदर स्पेसिफाई नेचर। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है मतलब सिक्योर्ड कंसिडर गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल, ये सब नाम याद करना है आपको। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो 1 साल के लिए होती हैं। ठीक है, और डिस्क्लोज क्या क्या होना चाहिए इसमें, बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यूएट करना है, एग्रीगेट अमाउंट जो भी क्योटेड इन्वेस्टमेंट की वो, अनक्योटेड इन्वेस्टमेंट की, और जो भी प्रोविजन किए गए हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए वो। इन्वेंटरी में मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक, स्पेयर पार्ट, लूज टूल, ये सब आ जाते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है सेल भी डिस्क्लोज किए गए हैं जो रिलेवेंट सब एंड ऑफ द इन्वेंटरी में। मोड्स ऑफ द वैल्यूएशन को भी बताया जाएगा। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, ये कहता है कि इनमें आते हैं सन्ड्री डेटर्स, BR जो मैच्योर होंगे 1 साल के अंदर। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल कहता है कि आउटस्टैंडिंग होते हैं फॉर ए पीरियड जो 6 महीने से ज़्यादा के हों। ठीक है, फ्रॉम द डेट दे आर जब ड्यू होते हैं और पेमेंट जब स्टेट होती है तब तक के लिए। ट्रेड रिसीवेबल को बांट दिया जाता है सिक्योर्ड और कंसिडर गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल। ठीक है, ये सब आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, कैश में हैंड में हो, याद है। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जो लोन एंड एडवांसेस होते हैं किसी पार्टी से रिलेटेड हो या अदर स्पेसिफाई बाय नेचर से। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा के लिए लेकिन 12 महीने से ज़्यादा के लिए ना हो, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। फिर सब क्लासीफाई किया गया सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, फिर अलाउंस वगैरह, लोन वगैरह। अब अदर करंट असेट्स, इसमें आते हैं जो इनकॉर्पोरेट होती है एज ए करंट असेट्स। ठीक है, एंड दैट डू नॉट फिट, जो किसी अदर एसेट्स में नहीं आ रही, उसकी कैटेगरी में नहीं आ रही, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, इंस्टेंट एक्यूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जिनको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नोट डाल के बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं, ऐसी लायबिलिटी जो आज के प्रेजेंट टाइम में एक्रू नहीं हो लेकिन फ्यूचर में एक्रू हो सकती है, हमें पे करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो इसी में यही बता रहे जैसे जो भी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट एक्नॉलेज डेब्ट, वो सब, और जो गारंटी कंपनी ने दी है या अदर मनी है जो कंपनी की, ठीक है, कंटीजेंसी के लिए लायबल है। फिर कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट से क्या संबंध है, जो मतलब फ्यूचर में जो कंपनी को करना होगा, मतलब कमिटमेंट को डिफाइन किया जाता है एक एग्रीमेंट जो परफॉर्म करना है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है एक सर्टेन टाइम पर, फ्यूचर ऑर्डर ऑफ द सर्क्यूमस्टांसेस, मतलब भाई कमिटमेंट कर दी ना कि मेरे को एक काम करना है एक स्पेशल टाइम पे फ्यूचर में, वो सब। तो इसमें आते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो रिमेनिंग है एग्जीक्यूट होगी कैपिटल अकाउंट पे लेकिन प्रोवाइड ना हो, अनकॉल्ड लायबिलिटी है जो शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट की कंपनी की जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं या अनकॉल्ड अमाउंट इन शेयर्स की, और अदर कमिटमेंट मतलब जो एरर है डिविडेंड वगैरह की, वो। अब इसका हमें फॉर्मेट दे रखा है, तो फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या है, रेवेन्यू आएगा सबसे पहले सेल्स से, अदर इनकम है, अदर मतलब सेल्स के अलावा ये, फिर टोटल रेवेन्यू, इसमें से हम सारा खर्चा घटाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले, फिर एक्सेप्शनल्स घटा देंगे, फिर हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी से पहले प्रॉफिट आएगा, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम घटा देंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स घटाएंगे करंट और डेफर्ड, फिर आफ्टर टैक्स तो आ जाएगा लेकिन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से बिफोर आएगा, फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, फिर टैक्स एक्सपेंस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के होंगे उनको घटा देंगे, फिर प्रॉफिट आ जाएगा पीरियड के लिए, फिर अर्निंग और इक्विटी शेयर्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड। और अगर ग्रोस प्रॉफिट को हमें ना ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरह ट्रीट करते हैं। फिर बात आती है स्टेटमेंट ऑफ P&L को एक्सप्लेन कर रखा है, उसके अंदर जितने भी आइटम हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन। रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेटिंग कंपनी है ना, मतलब जो ऑपरेट करी उसके दौरान आए, ये रेवेन्यू होता है जो बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया जाता है एक कंपनी की। इसको हम नोट टू अकाउंट में दिखा के चलते हैं। देखो, बेचने से जो पैसा है उसमें से रिटर्न्स घटा दो, ठीक है, वापस आ गए जो। फिर सेल सर्विसेज से जो रेवेन्यू है या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे स्क्रैप को बेच के कमीशन मिला वो सब, और इसमें से एक्साइज ड्यूटी हटा दो। फाइनेंस कंपनी मतलब बैंकिंग कंपनी, उससे भी तो इनकम हो सकती है, उससे भी तो रेवेन्यू हो सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड या नेट गेन और लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर इनकम, ठीक है, जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हमने अर्न ना किया हो, लाइक इंटरेस्ट मिला हो, डिविडेंड मिला हो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट पे गेन हुआ हो, और लॉस को घटा देंगे, ठीक है। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रेंट, डिस्काउंट, ट्रांसफ़र फीस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब मीन्स जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, अदर मटेरियल की जो कंज्यूम की गई है गुड्स को बनाने में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, ठीक है।
जो मटेरियल होते हैं लाइक स्टोर फ्यूल स्पेयर पार्ट्स, ये है ना फिजिकली इंटर नहीं होते, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है लेकिन ये एक्सक्लूड होते हैं, रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं है ये, मतलब ये एक पार्ट है भाई मशीन वगैरह का, ये वैसे रॉ मटेरियल नहीं है। अब बात आती है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो गुड्स हैं जो हमने परचेज किए रीसेलिंग के लिए, मतलब फिनिश गुड्स, ठीक है। तो कंपनी के केस में अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है ना किसी सामान पर जो परचेज किया गया था, तो हम उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोलेंगे बल्कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई सेमी फिनिश गुड्स या मटेरियल जो परचेज किया गया उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। जैसे कि इसमें बता रखा है भाई ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग घटाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाएंगे, ठीक है। जो नेट डिफरेंस होता है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, वेजेस और सैलरी या बोनस या लिव इन कैश, मतलब छुट्टी की जो लीव होते हैं उनको भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या किसी अदर फंड में, ग्रेचुटी में, सुपर एनुएशन फंड मतलब जो रेगुलर पेमेंट की जा रही है किसी फंड में एक एम्प्लॉय के द्वारा फ्यूचर के पेंशन के लिए, होता है सुपर एनुएशन फंड। स्टाफ के वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन, मेडिकल, डेप्रिसिएशन के चार्जेस दे रखे हैं, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की, डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है उनको राइट ऑफ करना। अदर एक्सपेंसेस है जो क्लासीफाई नहीं है किसी अदर ऐड में, वो सारे बता रखे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे भी हमें उन्हीं के नाम दे रखे हैं। फिर कोई भी आइटम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो 1% से ज़्यादा है रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेशन, या 1 लाख है जो भी इनमें से ज़्यादा है, वो डिस्क्लोज होगा सेपरेटली नोट्स के द्वारा। फिर है डिटेल ऑफ दम ऑफ एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर। तो एक्सेप्शनल आइटम कहता है कि जब इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ना और वो रिलेटेड होते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, ठीक है, लाइक अ साइज, नेचर, इंसिडेंस ऑफ देयर डिस्क्लोजर। तो कहता है कि ये ज़रूरी है कि हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेज। ये जो आइटम होती है नहीं बोलते एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है ना, मतलब जिनसे जो इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं जो रिलेटेड है बिजनेस की ही एक्टिविटी से, उनका साइज, नेचर वगैरह, और उनका जो डिस्क्लोजर है वो इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस बताने के लिए एंटरप्राइजेस की। फिर जैसे कि इसमें राइट डाउन करना जो भी इन्वेंटरीज स्टॉक वगैरह है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे या फिक्स्ड असेट्स पे जो भी रिकवरेबल अमाउंट है, रीस्ट्रक्चरिंग्स टू द ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, डिस्पोजल है फिक्स्ड असेट्स का, डिस्पोजल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, लेजिस्लेटिव चेंजेस है जो भी रिट्रोस्पेक्टिव लिटिगेशन सेटलमेंट वगैरह ये सब। फिर बात आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, व्हेन एन इवेंट और ट्रांजैक्शन इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, उसको हम बोल देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एग्जाम्पल के लिए जो भी लॉसेस है अर्थक्वेक से या बाढ़, भूकंप, कुछ ही जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब बिजनेस की एक्टिविटी के अलावा जो भी एक्टिविटी से जो भी एक्शन होते हैं, और एक्सेप्शनल जो मतलब रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब जो मेजरमेंट होता है कंपनी की अर्निंग का पर शेयर, ठीक है, जब जो भी कन्वर्टेबल पोर्शन है ना, मतलब जो भी कन्वर्टेबल शेयर वगैरह हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है जब जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शन वारंट एटसेट्रा है ना, वो किस में हो, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी में हो। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फोकस करते हैं कि कितने डाइल्यूट मतलब होंगे अर्निंग पर शेयर में अगर सारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर्स में। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें एग्जामिनेशन नोट्स में नॉन करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी ड्यू होती है 1 साल बाद, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो प्रीमियम पेबल है, रिडम्पशन पे, डिबेंचर वगैरह, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड है। करंट लायबिलिटी जो ड्यू होती है 1 साल के अंदर ही, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह। नॉन करंट असेट जो मतलब इंक्लूड करते हैं सर जो मोर देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में रहती है, फिक्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट, ठीक है। और करंट मतलब जो 1 साल से कम के लिए होती है, ये सब बता रखा है। कंटीजेंट और कमिटमेंट, ये जरूरी है कि हम प्रिपेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट इन नोट्स टू अकाउंट में बनाएं। अब है डिविजिबल प्रॉफिट, तो कहता है कि जो जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते, कुछ ही पोर्शन होता है प्रॉफिट का जो लीगली अवेलेबल होता है शेयर होल्डर में बांटने के लिए, डिविडेंड के लिए।
नॉर्मल कोर्स में जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है जो बच जाता है जब हम सारे एक्सपेंसेस को मीट कर लेते हैं, लॉसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह, असेट्स वगैरह, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ करंट एसेट, टैक्सेशन, राइट ऑफ करना पास्ट लॉसेस को, या अदर जो भी ट्रांसफरिंग है रीजनेबल अमाउंट टू रिजर्व वगैरह। जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते कैपिटल प्रॉफिट में, क्योंकि जो प्रॉफिट होते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के होते हैं। ठीक है, ये अराउज होते हैं मतलब जब हम जो भी सेल है फिक्स्ड एसेट्स की है उसको रिवेलुएट करके चलती है, रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी से होते हैं। डिविडेंड को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते एग्जेम्प्ट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो इसमें क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर करने की स्पेसिफाइड परसेंटेज से वो प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व हैज़ नॉट बीन एक्नॉलेज, वो 2013 के सेक्शन में नहीं बताई गई है। ठीक है, जो कंपनी है वो फ्री होती है ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी या कोई भी ना, मतलब या तो कोई भी अमाउंट या कोई भी अमाउंट नहीं, इसमें रिजर्व में मतलब स्पेसिफाई नहीं कितनी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो इसमें क्या बता रखा है, 1997 से पहले जो डिविडेंड था ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, वो टैक्सेबल होता था शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन जब से अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 1997 में जो कंपनीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड, तो उन्हें ना डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है। इसे ही बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। इसका मतलब होता है डिविडेंड इज नाउ एब्सोल्युटली फ्री है टैक्स से, जब शेयर होल्डर के हाथ में चला जाता है उससे पहले ही कंपनी पे कर देती है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हेड प्रोविजन में। जो CBDT की रेट है वो 10% थी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो ये 15% है विद एडिशनल सरचार्ज 10% प्लस 3% एजुकेशन सेस। ठीक है, जो भी इफेक्टिव रेट है वो इतनी है। जो मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो पेबल होता है इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों पे, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है ना वो पेबल हो जाना चाहिए 14 दिन के अंदर डिक्लेरेशन। हमने जो देखा वो था पुराने मतलब जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग, अभी नया अमेंडमेंट हुआ है तो इतना तो ठीक था कि CBDT जो भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो अब टैक्सेबल नहीं है शेयर होल्डर वगैरह के हाथ में ये सब। लेकिन अभी थोड़ा कुछ और भी है, जैसे कि जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है ऑन प्रोपोज डिविडेंड, इसको हम दिखाते हैं प्रोपोज डिविडेंड के साथ कंटीजेंट लायबिलिटीज में। जो मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की रेट है पहले वो 10% थी 15% है, ये सब सही है। सरचार्ज 12% प्लस 3% एजुकेशन सेस। जो पहले जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था वो 15% की रेट से कंप्यूट किया जाता था नेट अमाउंट जो पे की जाती थी एज ए डिविडेंड टू इन्वेस्टर। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2014 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 115O का, अब इसमें डिविडेंड है ना वो चाहिए टू बी ग्रोस्ड अप फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। पहले जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था वो कैलकुलेट होता था कि मान लिया डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो 100 रुपये है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कैलकुलेट होगा 15% की रेट से तो 15 आया। एट प्रेजेंट कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, 15% है तो उसमें से 15 जो रेट होती है वो घटा दी जाती है मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 17.65 अप्रोक्स में। अब इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ जो भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की है वो हम ऐड ऑन करते हैं कि सरचार्ज 12% ऐड ऑन करेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे जो हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट पे लगता है। फिर ये हमने पढ़ लिया था कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल इक्विटी पे भी प्रेफरेंस पे भी, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है वो पे होता है 14 दिन के अंदर, जब भी हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 14 दिन के अंदर। अब है सरप्लस अकाउंट, भाई हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया और अब क्वेश्चन आती है डिस्पोजेबल की। ठीक है, यूजली जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के वो ही मतलब डायरेक्टर्स को पावर देते हैं कि कितनी अमाउंट होगी प्रॉफिट की जो ट्रांसफ़र की जाएगी रिजर्व में। ठीक है, और जो भी डिविडेंड की अमाउंट है वो सब जो डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हमने रखना है ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ कर पाए, और जो प्रॉफिट का अलग से हम पार्ट रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है ये हम यूज़ करते हैं, मतलब ये पार्ट होता है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का ही कुछ पार्ट होता है जिसको हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो नेट सरप्लस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है। भाई लास्ट ईयर का सरप्लस लेंगे उसमें हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड ऑन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व से कोई पैसा को वो ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे जो भी पास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, सेविंग इन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, फिर रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। रिजर्व किस प्रकार के होते हैं वो सब घटा देंगे जो भी रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया है, रिजर्व में जो वो घटाएंगे और रिजर्व से जो है वो ऐड करेंगे, तो जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये सब हम घटा देंगे।
जो पास्ट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है या एरर वगैरह वो घटा देंगे। इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे वो घटा देंगे। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स घटा देंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस होगा सरप्लस का, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में हम रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। अब है जो भी आइटम डिडक्ट होंगे सरप्लस अकाउंट से, तो ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये भी ट्रांसफर करेंगे, ये घटाएंगे। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो मतलब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले या इमरजेंसी में साल के दौरान हम डिक्लेयर कर देते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर पेड होता है बिफोर एसरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पता भी नहीं चला उससे पहले पे कर दें। डायरेक्टर के बाद पावर होती है इंटरिम डिविडेंड देने की इन एंटिसिपेट की भी प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में विदाउट द सैंक्शन फ्रॉम द शेयर होल्डर से बिना मतलब परमिशन लिए हुए। लेकिन अगर जो इंटरिम डिविडेंड वो पे कर दीजिए और बाद में पता चले कि प्रॉफिट तो इनएडिक्वेट है, ये तो इनएडिक्वेट है और इंटरिम डिविडेंड को कवर नहीं करता, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब डायरेक्टर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड, जो बैलेंस होता है ना सरप्लस का, वो दिखाया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, की साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस हैंड में। अब प्रोपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड प्रोपोज किया गया डायरेक्टर के द्वारा उसे हम बोलते हैं प्रोपोज डिविडेंड। ठीक है, जो कंटीजेंसीज हैं, इवेंट्स जो कर होते हैं बैलेंस शीट के बाद, तो प्रोपोज डिविडेंड को भी प्रोवाइड नहीं किया जाता बुक्स में, हम इसको भी नोट्स अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह ही दिखाते हैं। ठीक है, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड जो प्रोपोज किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, डिक्लेयर किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो प्रोपोज डिविडेंड के डिक्लेयर होने के बाद मतलब एनुअल जनरल इसे बोल देते हैं हम फाइनल डिविडेंड। शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं कर सकते डिविडेंड की रेट को। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये P&L स्टेटमेंट में दिखाया कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, नोट्स में बता रखा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है डिविडेंड की। ठीक है, वहाँ तक हमने देख लिया। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो पोर्शन है डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का जो एलोकेट किया गया इसके शेयर होल्डर को। जो आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के उसमें प्रोविजंस होते हैं डिविडेंड से रिलेटेड। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास पावर होती है फिक्स करने की, रिकमेंड करने की रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो डिविडेंड होता है डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में। लेकिन जो रेट होती है ना, वो जो रिकमेंड की गई डायरेक्टर के द्वारा उस रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो डिविडेंड होता है उसको कंसीडर किया जाता है डिक्लेयर तभी जब ये पास कर दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। कुछ प्रोविजन होते हैं कंपनी एक्ट में पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एज पर सेक्शन 123 जो डिविडेंड हो सकता है उसको डिक्लेयर किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट से या आउट ऑफ मनी सब्सिडी जो प्रोवाइड की गई हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिविडेंड पे करने के लिए। ठीक है, इन प्रेसुएंस ऑफ द गारंटी जो भी गवर्नमेंट ने दी है। जो डिविडेंड होता है वो पे करना चाहिए कैश में, अनलेस भाई अगर आपने इसको बोनस शेयर में यूज़ ना कर लिया हो या कोई भी टुवर्ड्स एनी अमाउंट ड्यू जो शेयर होल्डर के लिए ड्यू हो रही थी, मतलब शेयर होल्डर से ड्यू हो रही थी कॉल्स वगैरह पे। जो डिविडेंड होता है कैन बी पेड, सिर्फ रजिस्टर्ड होल्डर को ही पे किया जाएगा शेयर के, और टू हिज ऑर्डर मतलब या उसके ऑर्डर पर या किसी बैंकर को। ठीक है, जब कन्वर्ट कर लें हम वारंट वगैरह में तो बीएरआर को। जो प्रोविजंस होते हैं ना वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में दिए गए हैं। ठीक है, पेमेंट और डिविडेंड से रिलेटेड। जो डिविडेंड होता है वो हम कैपिटल से पे नहीं कर सकते। फिर इसमें डिविडेंड है ना वो प्रपोज किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में, और डिक्लेरेशन के बाद प्रपोज डिविडेंड के वो क्या बन जाता है? फाइनल डिविडेंड बन जाता है। फिर है डिविडेंड की रेट डिक्लेयर करने से पहले जो डायरेक्टर वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट का एक पार्ट एक रिजर्व में अनफॉरेन से, जो भी मतलब ऐसे रिस्क जिनके बारे में हमें नहीं पता, ताकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ कर पाएँ। ठीक है, यूजली जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो अप्लाई होती है पेड अप शेयर्स ऑफ द कैपिटल पे। जो हावेवर देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कंपनी को रोकता है डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने से, ऑन फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, चाहे जो पेड अप अमाउंट है वो कम हो या कोई भी डिविडेंड पे ना किया जाए एडवांस पे। अब है सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना, मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, मतलब प्रोसीजर क्या है डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड। नॉर्मली तो एक कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ही खोल के चलती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, और जर्नल बैंक अकाउंट से जो पैसा है डिविडेंड का वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं डिविडेंड बैंक अकाउंट। 5 दिन के अंदर जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, और जो जितना भी डिविडेंड होता है ना ऑल डिविडेंड वारंट वो पे होते हैं उस अकाउंट से। ठीक है, और जो ये अकाउंट होता है ये क्रेडिट हो जाता है जब पेमेंट हो जाती है डिविडेंड वारंट्स की। नेचुरली जो अमाउंट होती है ना रिमेनिंग डिविडेंड बैंक अकाउंट की वो इक्वल होती है टू द डिविडेंड जो हमने क्लेम नहीं किए थे उनके। ठीक है, फिर है जितने भी डिविडेंड होते हैं वो 30 दिन के अंदर पे हो जाने चाहिए। जब डिक्लेयर किया था सेक्शन 124 के, अगर कोई भी अमाउंट है डिविडेंड की वो अनक्लेम्ड है तो जो अनपेड होंगे ना
30 दिन के बाद डिक्लेरेशन के, तो कंपनी उनको ट्रांसफ़र कर देती है डिविडेंड पेबल अकाउंट में, और कह सकते हो अनपेड और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन के अंदर, 30 दिन एक्सपायर होने के बाद जो डिविडेंड क्लेम किया जाता है ना शेयर होल्डर के बाद, वो पे किया जाएगा इसी अकाउंट से। और कोई भी पर्सन है जो क्लेम कर रहा है अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो ना एक अप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन के अंतर्गत इस ट्रांसफ़र के, ठीक है। और अदर कोई भी डिविडेंड वो क्लेम नहीं किया जाता 7 दिन के अंदर, तो जो बैलेंस है ना अनपेड डिविडेंड का, जो रिप्रेजेंट किया गया है डिविडेंड अकाउंट के द्वारा, वो हम कहाँ भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और जो ये फंड है ये यूज़ होगा प्रोमोट करने के लिए, प्रमोशन में, इन्वेस्टर अवेयरनेस को, उनके इंटरेस्ट को। जो अनपेड डिविडेंड होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। जो शेयर होते हैं डिविडेंड इज अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अभी ये एंट्रीज हमारी पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग, हम नए एडिशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें एंट्रीज क्या हमारे लिए डिविडेंड की, एक तो जो भी मतलब डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती, मतलब प्रोपोज डिविडेंड की कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट होगा। फिर जो डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, लेकिन डिक्लेयर किया जाता है किन के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में, उसकी होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट, और प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है ना सरप्लस अकाउंट में डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो ये जरूरी है ट्रांसफर कर दें हम रिक्वायर्ड अमाउंट को डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या जनरल रिजर्व से सरप्लस अकाउंट में, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट, इनमें से एक ही अकाउंट डेबिट होगा। फिर एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर पेमेंट करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर ट्रांसफर करते हैं डिविडेंड पेबल अकाउंट को अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, अगर सर्टेन पीरियड पास हो जाए तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। फिर ऑन ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो जनरल रिजर्व अकाउंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 साल के खत्म होने के, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट। और ऑन एक्चुअल पेमेंट ऑफ मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट टू द डिविडेंड बैंक अकाउंट। फिर इलिस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, तो ये जरूरी है कैलकुलेट करना फुल ईयर इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे। कुछ भी मेंशन नहीं होता अगर इंटरेस्ट के बारे में, तो नॉर्मली अगर जितना बताएगा अगर लगा लो फुल ईयर डिवेंचर इंटरेस्ट है, उसको हम कंपेयर करो, अगर जितना भी डिविडेंड आपको मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया। कई बार क्या होता है कि पूरा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो बचा हुआ इंटरेस्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट में, और अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। फिर है कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये क्या होता है हमारे लिए, कैपिटल लॉस की तरह काम करता है, मतलब एक तरह का लॉस होता है, ठीक है। तो हम इसको अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस मानते हैं और करंट असेट्स में दिखा के चलते हैं। अगर ये 12 मंथ्स में राइट ऑफ हो जाए तो नहीं होता है, तो अदर नॉन करंट असेट्स में दिखा के चलते हैं। डाउटफुल डेब्ट्स, तो कहते हैं कि समटाइम एडजस्टमेंट दी होती हैं डेटर्स की, जो भी अपीयर होते हैं ट्रायल बैलेंस में, जिसमें कुछ डेब्ट्स होते हैं जो डाउटफुल है, तो नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड। तो ऐसों के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होती जब तक कि क्लियरली कोई प्रोविजन वगैरह ना बताया गया। और जो डिबेंचर्स होते हैं 6 महीने से ज़्यादा पुराने हैं, एडजस्टमेंट में दिए गए हैं, तो इनके लिए मतलब रिक्वायर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट जो डिबेंचर होते हैं उनको बैलेंस शीट में दिखाया जाए विल बी स्पिल्ड इनटू डेटर्स में बढ़ जाएंगे मोर देन 6 मंथ ओल्ड एंड अदर। फिर प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड एक पोर्शन होता है प्रॉफिट का कंपनी के, जो एलोकेट होता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को, ये जर्नल एडजस्टमेंट में होता है, ठीक है। फिर है स्पेशल आइटम लाइक डेप्रिशिएशन, इसको डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस में होता है, एक्सपेंसेस जो P&L में दिखा देते हैं और जो भी कंसर्न एसेट्स उससे घटा देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो सीधा लायबिलिटी साइड में जाता है, करंट लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस कई बार जो मतलब ये अपीयर होता है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, देयर विल बी रिकॉर्डेड ओनली ऑन द असेट साइड में रिकॉर्ड होगा एडिंग करंट एसेट्स और सब एड अदर करंट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक इट मे बी आल्सो बी गिवन इनसाइड, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है डेबिट साइड में, इसीलिए इसको हम सिर्फ असेट साइड में दिखाते हैं करंट असेट्स के। तो मतलब ये सब बता रखा है कि भाई कौन सा आइटम किधर आएगा, तो ये हम नॉर्मली देख सकते हैं। भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होता है, ठीक है, और हम इसको पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता है।
कालीन एरर है, ये यूजली अपेयर होते हैं डेबिट और ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, क्योंकि ये पे नहीं किए गए हैं ना, तो इसको हम डिडक्शन कर देते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड से। फिर डिविडेंड रिसीव्ड है, इनकम और P&L स्टेटमेंट में आएगा। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी के सब ऐड में आएगा, और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस की, तो सब ये आइटम बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक खत्म होते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।